सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम ऑसिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑसिलेशन में एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करता है, जैसे योर हार्ट बीट, हाई एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सब पीरियोडिक मोशन है। हाई एंड सीजन्स, डेज, हाई एंड ईयर, एक साल बाद में फिर से रिपीट होंगे। तो जैसे और क्या एग्जांपल दे तुम्हें बढ़िया सा, तुम्हारा क्लास लेना, छुट्टी आई नहीं रही, 1.5 महीना हो गया, आया ना 6 दिन क्लास है, 1 दिन टेस्ट, इट इज ए पीरियोडिक मोशन। रोज सेम टाइम पे आना, सेम टाइम पे जाना, ठीक है। बारिश होना इज नॉट पीरियोडिक। मॉनसून सीजन कैन बी पीरियोडिक, पर मॉनसून सीजन में बारिश होना ही हो भी जाती, कई बार नहीं भी होती, तो इट इज नॉट पीरियोडिक। भाषण में ये नहीं, तो थोड़ा सा पीरियोडिक मोशन का समझ में आ गया क्या होता है पीरियोडिक मोशन? बिल्कुल, झूला, स्विंग के ऊपर बैठ के घूमते हो, इट इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम वो एक ही बात है। अब सुनो, अब पीरियोडिक मोशन तो हो गए, अब एक ऐसे होता है जिसका होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन are all oscillatory motion have periodic in nature? जरूरी नहीं है ना, पीरियोडिक है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो चीज रिपीट हो। ऑसिलेटरी मोशन है कि एक ही पॉइंट के अबाउट का मोशन टू एंड फ्रो। क्या कहा मैंने? एक ही पॉइंट के अबाउट मोशन कैसा हो? टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है एक ही पॉइंट के अबाउट, अगर ये टू एंड फ्रो मोशन अगर इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, तो हाउस फ्लाई विंग्स उसके हाँ है ना, टू एंड फ्रो मोशन। भाषण में तो वो कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। भाषण में अब जैसे कबूतर उड़ता है, विंग्स को फ्लैप करता है, हाँ है ना, है तो टू एंड फ्रो मोशन ही, लेकिन दैट मे एंड मे नॉट बी पीरियोडिक। हाँ है ना, दैट मे बी पीरियोडिक एंड दैट मे नॉट बी पीरियोडिक। तो ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया। पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन है जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? फिर एक होता है वाइब्रेटरी मोशन, वो कौन सा होता है? एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, छोटे हो जाए। ऑसिलेटरी मोशन इतना बड़ा, हाँ है ना, ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट ये ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया। हाँ है ना, जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, छोटा हो जाए। क्या बात समझ में? पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया। Are all periodic motion are oscillatory in nature? कोई जरूरी नहीं है यार, अर्थ है सन के चारों तरफ घूम रही है, it is periodic but it is not oscillatory. Are all oscillatory motions are periodic in nature? ये भी नहीं है बात, आया ना? क्या बात समझ में आ गई सबको? पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। फिर इनकी डेफिनेशन ही तो वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी होती है ऑसिलेटरी, ऑल्टीट्यूड एम्पलीट्यूड, इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? बिठा दो इसको, तो लिख ले यार, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। Oscillatory is a to and fro motion about a fixed point. To and oscillatory motion. Periodic motion, it is a motion that is repeated after a fixed interval of time.
पीरियोडिक मोशन रिपीट करना। It is a motion which is repeated after a fixed interval of time. Oscillatory motion. It is a type of motion in which a body oscillatory motion के लिए लिखें. It is a type of motion in which a body moves to and fro, or back and forth repeatedly. To and fro or back and forth repeatedly about a fixed point. Repeatedly about a fixed point. ब्रैकेट में लिखो, फिक्स पॉइंट के साथ ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. समझ आ गया बात? बेटा ये सबको आगे कर सकते. ठीक है, मिटा दो इसको. अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है एम मास, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3 -2. अच्छा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये कौन सा डायरेक्शन होगी? अगर ये चीज यहाँ पहुंच जाए और अगर इस पे इधर ही फोर्स लग जाए, यहाँ पे मान लो 0 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? 0 फोर्स लग रहा है. या नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? 0 है. उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन. या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना. अब मैं कहता हूं अगर ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर चला जाए और इस पे इधर ही फोर्स लग जाए तो क्या वापस कभी इधर आएगा? नहीं आएगा. ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाए और इस पे इधर ही फोर्स लग जाए तो क्या वापस इधर आएगा? नहीं आएगा. तो अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला ऐसा लिखूं कि x स्क्वायर, अब जरा x की वैल्यू तो 3 पुट करो, देखो क्या है? 90. x की वैल्यू -4 पुट करो, क्या आएगा? 16 के. तो 9 के भी इधर ही फोर्स आएगा और 16 के भी इधर ही फोर्स आएगा. क्यों? क्योंकि चीज तो पॉजिटिव ही आएगी. k को मैं मान के चल रहा हूं पॉजिटिव. तो ये मतलब क्या है? ये ऐसे क्या ये ऑसिलेट कर सकता है? इधर कर दोगे तो ये आगे चला जाएगा, इधर कर दोगे तो वापस यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इधर जाने के बाद ये वापस नहीं आएगा. इधर आएगा क्योंकि इससे इधर जाता तो इधर ही फोर्स लगता है. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं F = kx क्यूब, x की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आ जाएगा? 27. 4 पुट करो 64. क्या दोनों के -64? हाँ या ना? तो इस केस में -64 के इधर फोर्स लगेगा और इधर कितना लग रहा होगा? 27 की. तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता क्योंकि इससे इधर गया तो उधर ही चला गया, इससे इधर आया तो इधर ही चला गया. आया ना? लेकिन अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिखूं F = -k, अब देखो जरा क्या है? x की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आ रहा है? तब तो फोर्स इधर आ रहा है. आया?
x की वैल्यू -4 पुट करो, क्या आएगा? -16 के तब भी फोर्स इधर ही आ रहा है, ना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर, तो क्या ये एसएचएम है? अभी भी ऐसे, ये सॉरी अभी भी ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी कब हो? इधर जाए तब तो इधर फोर्स लगे, और इधर जाए तब इधर फोर्स लगे, आएगा। तभी हमेशा ही इधर मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता रहेगा, डांस करता रहेगा बेचारा, आया ना, उसी को ऑसिलेटरी मोशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इक्वल टू -kx³। अब जरा देखना, x की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आ रहा है? तो अगर 3 पुट करोगे तो इधर 27 के फोर्स इधर आ जाएगा। x की वैल्यू -4 पुट करो, माइनस या प्लस, माइनस ही। अब ठीक है, तो कुछ ऐसा हो, माइनस का साइन हो और x की पावर कैसी हो, इवन या ऑड? ऑड होगा तब होगा, इवन होगा तब तो गड़बड़ी है। तो जब भी माइनस के साथ में x की पावर क्या हो, ऑड हो, तो ये हमेशा कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला फोर्स ऑसिलेटिंग मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? पक्का? इतनी तो बात समझ में आ गई ना? ये बात वैसे लिखने की नहीं है, ठीक है, लेकिन अब सुनो, मान लो ये चीज यहां से आई, फिर ये यहां से आई, और फिर यहां से ये आई, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी जा रही है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इधर जाओ, ये इधर जाओ, 5 तक जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 5। कहां से? मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी जो पार्टिकल जाता है इन एन ऑसिलेटिंग मोशन, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। मेरे को ये बताओ, क्या ये एक ऑसिलेशन है? यहां से मैं आ गया और यहां से यहां आ गया, क्या ये एक ऑसिलेशन होता है? अरे हो, तो क्या ये एक ऑसिलेशन है? एक का है, आधा ही है, पूरा कब होगा? पोजीशंस भी सेम और वेलोसिटी भी सेम। यहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ से हो गया, ये वापिस यहाँ पे तो पहुंच गया, पर वेलोसिटी इधर है, इस तरफ इधर, तो सेम बात नहीं है। सेम एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगा? जब वेलोसिटी और पोजीशन दोनों क्या सेम हो जाए, आए वो टाइम, मिनिमम टाइम इंटरवल। क्या? वो मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बारे में ऑसिलेशन देकर पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। आए बस में एक ऑसिलेशन का पूरा बोलेंगे जब पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन क्या हो जाए? से सेम हो जाए। हाँ यार भाई, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सबको बात समझ में? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको? तो लिखो एक बार, एक दो डेफिनेशन लिखो। टाइम पीरियड, it is the least time interval किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं? time period it is the least time interval of time, it is the least time interval of time after which the periodic motion of a body, after which the periodic motion of a body repeats itself, after the periodic motion of a body repeats itself. Fine. Next time time required to complete one oscillation. Time required to complete one oscillation is known as time period. एक ही बात है, कैसे भी
फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? लिखो फ्रीक्वेंसी, it is defined as number of oscillations per second. Number of oscillations per second. लिखो amplitude. Amplitude. It is the maximum distance between the mean position and extreme position of object under oscillation. क्या लिखा है मैंने? इट इज द, चलो ठीक है, सही लिखा है, ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? अब एसएचएम जो होता है ना, एसएचएम क्या बोला मैंने? एसएचएम एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है जिसमें क्या होता है, SHM, it is a special kind of oscillatory motion जिसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, क्या बोला मैंने? रीस्टोरिंग फोर्स है is proportional to displacement from the mean position. mean position से जितनी दूर होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा. 2 टाइम्स यहाँ पे 2 पे होगा तो जितना फोर्स लग रहा है ना, तो 4 पे होगा तो उसका ट्वाइस फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स. दैट इज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर फोर्स लगता है 10 न्यूटन तो 2 पे कितना लगेगा 20, 3 पे कितना लगेगा 30. इट मींस रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x. रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोला? ये मीन पोजीशन है, इधर लेकर जाओगे तो कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको वापस इस पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, इधर लेकर जाओगे तो वापस कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है. अब लॉजिक समझ में आया? तो रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं? आया? तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. और दूसरी बात क्या है? फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. आया ना? तो अगर मास इसका कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच acceleration is proportional to the magnitude of displacement from the mean position and acceleration is always directed towards mean position. यार ये दुखी क्यों हो रहे हो? तो इतनी बढ़िया बात बता दी, लिखो एसएचएम की डेफिनेशन. मैंने क्या कहा, कोई नाम नहीं था, देखो simple. It is a special kind of. It is a special kind of. क्या है? Special kind of motion. Oscillatory motion in which it is a special kind of oscillatory motion in which magnitude of acceleration is directly proportional to the distance between mean position and the object
between mean position and the object, and direction of acceleration and direction of acceleration and direction of acceleration is the direction of acceleration is always and direction of acceleration is always directed towards mean position. इसका मतलब ये है, अब मान लो किसी का स्क्वायर कर दिया तो ये चीज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, आया ना। जब x पॉजिटिव होता है एक्सेलरेशन किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, x नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, आया ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बात समझ में आ गई इसी तरह से, आया ना। तो लिख लो एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर जो WS है वो कांस्टेंट है। हाँ ओमेगा, ओमेगा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है। अभी बताएंगे इसके बारे में, डोंट वरी, सब बताया जाएगा तुम्हें। बिठा दो। एक को तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। बात हो गया ना, उधर में होएगा v को इसे लिखेगा dx/dt, तो d2x हो जाएगा, और नीचे अच्छा यहाँ है ना, यहाँ तो गलती से लिखा है, आई बस ये बिठा दूं, बिठा दूं, वैसे इतना सा लिख लो और कुछ ज्यादा की बात। अब देखो एक स्प्रिंग है, ये एमआर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। ये मेन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ है आपके ओरिजिन मान लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 -1 -2 -3 -1, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये जब चीज यहाँ पहुंच जाए तो ये वाली स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स लगेगी, मान लो ये डिस्टेंस जनरली x है, तो स्प्रिंग जो इसके इधर फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगा,
यार बहुत पता है तुमने स्प्रिंग को फोर्स लगा दिया x स्क्वायर kx माइनस kx ये बोलता है इधर लेकर जाओगे तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, इधर लेकर जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स जो लग रहा है स्प्रिंग जो फोर्स लग रही है किसके बराबर आ रहा है माइनस kx के बराबर। अगर मैं इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया इससे पहले जो मैंने इंक्लूड इक्वेशन लिखाई थी एसएचएम के लिए वो कुछ ऐसी थी ऐसी इक्वेशन थी आया ना ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर आया ना। तो ये बताओ इस स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा तो ये इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो एसएचएम है या नहीं यार एसएचएम की इक्वेशन थी स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है उसके कारण भी एक्सेलरेशन इसी टाइप का आ रहा है आया ना। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है वो एसएचएम टाइप का फोर्स लगा रही है ना तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करवा रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रही है या नहीं करवा रही है तो बस यही तो बात और क्या है आया ना नहीं है बात समझ। तो इसका मतलब अगर आप किसी चीज के साथ स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट बांध देते हो डिस्प्लेस कर देते तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी तो नहीं लेकिन अब एक स्पेशल नाम से जाना जाएगा इसको क्या बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई हाँ भाई यस सर ओके ओमेगा स्क्वायर समझ में आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई अंडर रूट a by m। अब एक चीज बताओ ओमेगा को क्या बोलते हैं बताओ ओमेगा को क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। अगर मैं थोड़ी सी देर के बाद में समझ में आएगा क्यों बोलते हैं रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा रट सकते हैं थोड़ी देर के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो जो टाइम पीरियड होता है ना वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया आया टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m by 8 क्या लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से टाइम पीरियड निकालना है याद रख लो ओमेगा को क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड में तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी ये पक्का पक्का ही ऐसा पढ़ाएंगे तो मैंने देखा तुम्हारा नाम भूल जाओगे तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालना तो बहुत ही बढ़िया काम कैसे निकाल सकते हैं और क्या अब देखो अगर मान लो k की वैल्यू 10 है m की वैल्यू भी 10 kg है आया ना
तो बताओ टाइम पीरियड क्या आएगा? m की वैल्यू क्या होगी? 10, t की वैल्यू क्या होगी? 10 10 जाए क्या आ जाएगा? 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना हो गया? 6.28 सेकंड। क्या हो गया? 6.28 सेकंड। तो इस पार्टिकल को यूं जाकर और ये वाले में कितना टाइम लगेगा? 6.28 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? पूरा 6.28। पूरा ये टाइम पीरियड क्या होता है? अरे भाई ये भी वैल्यू 10, ये भी वैल्यू 10, तो t की वैल्यू 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। तो 3.14 into 2 क्या होता है? 6.28। तो क्या आ गया टाइम? 6.28 सेकंड। तो अगर ये भी मास 10 kg है, ये भी 10 है, तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? 6.28 सेकंड आया ना। अब जो मैं बात बोलूँ ना उस पे ध्यान देना। इसको यहाँ से यहाँ जाकर और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 3.14। और फिर इसको यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? टोटल 6.28। तो इसको यहाँ सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? वो वापस आने का। अरे भाई सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में तो कितना होता है? 1.57। या 14 का आधा 7 है, 3 का आधा कितना है? ठीक है, कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी है, मैं मानकर चलता हूँ। ठीक है, तो अब सुनो, अब सुनो ध्यान से। अगर मान लो n की वैल्यू हो जाती 40 kg, तो क्या चल सकता? 12.96 सेकंड। यस सर। आया कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैं मान के चल रहा हूँ। सर वो आप ही बता रहे थे। तो यार तो तुम तो बता नहीं रहे, तुम ही बताऊंगा। थोड़ा 1-2 मिनट सेकंड पे लगेगा यार। तेरे को पता है यार, सीधा ये 40 है, ये 10 है, 40 है, 10 है, 4 आ गया, 2 आ गया, 6.28 को 2 से मल्टीप्लाई कर। हाँ ठीक है, मेरे को भी नहीं में रख के आया हूँ। ठीक है, ऐसे तो कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखो तो 6.28 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। आए ये बात समझ में? अब बताओ मेरे को, ये वैल्यू हो जाए 40 और ये वैल्यू हो जाए 10। अकेले कैसे? कितना है? 3.1 सेकंड आएगा। आया ना? अगर मान लो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ना लेकर जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊँ, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? सेम ही रहेगा। पहले यहाँ तक लेकर चला था, तो यहाँ से अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लेकर गया, यहाँ से फिर यहाँ से कितने की जगह टाइम पीरियड क्या जाएगा? सेम ही रहेगा। टाइम पीरियड की फॉर्मूले में कहीं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है? एम्पलीट्यूड का कोई फर्क आ रहा है? तो नहीं आ रहा तो क्या बता रहे हो जबरदस्ती? नहीं बस नहीं, तो टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आया ना? कब तक सेम रहेगा? जब तक रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्ट। ऐसा नहीं स्प्रिंग को पकड़ के इतना खींच दिया, अभी से स्प्रिंग आई नहीं, जैसे पेन के अंदर होती है ना स्प्रिंग, उसको पकड़ के इतना खींच दो फिर आती नहीं है, तो फिर ऐसा थोड़ी बोलोगे अब टाइम पीरियड क्या होगा? आया ना? सिर्फ कब तक? जब तक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या बात समझ आ गई? तो अब से अब देखो यही फिजिक्स का काम है यार। आप एक्चुअली में टाइम पीरियड कैलकुलेट करते, मैं बोल रहा हूं यार आपको मास पता है, के पता है, सीधा इस फॉर्मूले में पुट करो, पॉपअप हो गया, फिर बाहर आ जाएगा कि क्या टाइम पीरियड आएगा। और फिर आप रियली में एक्सपेरिमेंटली करोगे तो भी सेम ही टाइम आएगा, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू के साथ ही कंसिस्टेंट होगी, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही चीज है। आया क्या बात है में? अब तुम ये बोलोगे कि ये वैल्यू कैसे आई? अब देखो तुमने ये वैल्यू आ गई, ये दोनों सेम रख दो, टाइम पीरियड मान लो 6.28 सेकंड आ गया, तो पता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में 2 पाई होना चाहिए या 6.28 होगा, तो उसी को थोड़ा सा ऐसे अच्छे तरीके से लिखते हैं 2 पाई। आया बात समझ में आई? टेक्नोलॉजी समझ में गई?
पाई भी है, नंबर इज 3.14, बस उसको बोल देते हैं इसको पाई होगी 3.14, आया है 3.14, क्या है आगे पास में है इसको? हाँ भाई ऑनलाइन, यस सर। ऐसे लग रहा है सो गए तुम सारे के सारे, कोई जवाब ही नहीं है, या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तभी बंदा नहीं पूछता, या सब कुछ समझ में आ गया वो लगता नहीं है मेरे को। तो अब टाइम रेट निकालना आसान है, क्या करना है वैसे टाइम रेट कैलकुलेट करने के लिए, सुनते जाओ। मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करनी, वहां से हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करना, रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है, रीस्टोरिंग फोर्स को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के टर्म में लेकर आगे लिखना, मास से डिवाइड कर दो एक्सीलरेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ओमेगा आ गया टाइम पीरियड आ जाएगा। हाँ बात समझ में आई? लिखो स्टेप्स टू डिटरमाइन टाइम पीरियड, steps to determine time period, steps to determine time period, steps to determine time period in SHM. Step 1, step 1, step 1 देखो, locate mean position, locate mean position, mean position निकालिए सबसे पहले, mean position मतलब क्या है, जहाँ पे नेट फोर्स 0, हाँ ब्रैकेट में लिख लो नेट फोर्स इज 0, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 displace the particle slightly from the mean position, displace the particle slightly from the mean position and find the restoring force, and find the restoring force, and find the restoring force. Next time you find the restoring force. Next time you step 3, restoring force should be represented should be represented should be represented in terms of displacement from the mean position, in terms of displacement from the mean position. Step 3, from the mean position, displacement from the mean position. Step 4, find the corresponding acceleration, find the corresponding acceleration and compare with the standard equation of acceleration, and compare it with the standard equation of SHM. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर स्टेप 4 रिपीट करना। And सर पॉइंट 4। step 4, find the corresponding acceleration and compare with the standard equation of SHM.
हाँ मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है इसकी डेफिनेशन भी रट लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरीके से दिया है ये चैप्टर, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है, ठीक है, लेकिन 3 लेक्चर के अंदर या 4 लेक्चर के अंदर तुम्हें सब समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तुम पहला लेक्चर पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा, नहीं पढ़ना ना, नहीं पढ़ेगा, चिंता ना करो, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ेगा तो यहाँ से भी नहीं पढ़ेगा। तो ज्यादा समझ आ गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखो, अब टाइम पीरियड निकालते हैं। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ध्यान से समझ जाना। अगर मैं इस पे m मास बांध दूं, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ, ये मान लो x नॉट से एक्सटेंड हो गई यहाँ तक स्प्रिंग, है ना। तो इस पे नीचे ग्रेविटी है, तो इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, m की, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, k into s नॉट। ये बताओ मीन पोजीशन ये है या ये है, फर्स्ट या सेकंड, मीन पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट है ये। यहाँ पे अगर तुम बांध देते तो mg नीचे की तरफ फोर्स लगता है ना, ऊपर की तरफ कुछ लगता है, तो नेट फोर्स लग तो रहता है इस पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो, इसका मतलब जब k into x नॉट किसके बराबर है, mg के बराबर, तो x नॉट किसके बराबर है बेटा, mg by k। इट मींस दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ या ना। अब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हुआ है, 0। मैंने ये लिखा इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स क्या हुआ, 0। तो यहाँ पे मास लगा के फिर मैं बोल रहा हूँ ये तो मीन पोजीशन है, ये तो होगी नहीं, क्यों, यहाँ पे स्प्रिंग कोई फोर्स लगा नहीं रही, नीचे mg लग रहा है, तो फिर नीचे चला जाए, मीन पोजीशन का नेट फोर्स 0 है तो नहीं। अब क्या करना है, मीन पोजीशन से इसको क्या करना है, बोलो नेक्स्ट है क्या, मीन पोजीशन फाइंड करनी, दिस इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन फाइंड करनी। अब यहाँ से आपने डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से x, यही काम करना आया ना। तो अब इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, k x नॉट प्लस x, क्योंकि स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगाती है जितना नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन आता है, मीन पोजीशन से नहीं। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंशन आ गया है, x नॉट प्लस x, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, k x नॉट प्लस x। अब बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि k x नॉट ही mg के बराबर था, तो कुछ एक्स्ट्रा और लग रहा है, तो इसके नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, F इक्वल टू k x नॉट प्लस x माइनस mg, ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ध्यान से देखो ये क्या चीज आ जाएगी, k x नॉट प्लस k x माइनस mg, ये तुम्हें पता है k x नॉट किसके बराबर है, इट मींस k x नॉट की mg आया ना। अब f इक्वल टू माइनस, पहले k x ही आ रहा है, आंख बंद करके, आंख खोल के लगाना, जब भी रीस्टोरिंग फोर्स लगा है मीन पोजीशन की तरफ, तो आप माइनस का साइन लगा देते हैं, आपको पता है तभी होता है, वरना ऐसा कोई नहीं सकता। रीस्टोरिंग फोर्स में माइनस का साइन और x की पावर क्या आएगी, ऑड है, आया ना, तभी रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा। अभी तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है जो फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, आया ना, ठीक है। अब अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इस पोजीशन एक्सीलरेशन जो किसके बराबर आ जाएगा,
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ कंपेयर करो, ओमेगा आ जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा सीधा, ओमेगा किसके बराबर आएगा अंडर रूट, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट m बाई k। क्या है लॉजिक समझ में आ गया? क्या बिल्कुल वही स्टेप है जो लिखवाए आया देख लो। ओके अस्तित्व है, इन लोग क्यों कर दिया म्यूटेड, आवाज तो जा रही है? अच्छा पहले लिखा था राहुल जी को मैसेज कर देना इस चीज के लिए, कैसे समझ में आ रहा है एकदम? हाँ बस थोड़ा सा रटने में होना है, 3-4 लेक्चर के बाद कुछ नहीं रटना पड़ेगा, एकदम स्मूथ हो जाएगी तब, तो 3-4 लेक्चर के बाद खत्म भी हो जाएगा, तो तभी समझ में आएगा। हाँ भाई ये थोड़े फास्ट हो यार, लिख रहे हैं। बी लाइक चीता है ना, सुपर फास्ट होना है तुम्हें, बिठा दो अब तो और धीरे धीरे बिठा दो। तो एक चीज देखो, ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ता है कहीं स्प्रिंग मास सिस्टम, इट मींस स्प्रिंग इंसर्ट्स ग्रेविटी, आया ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है स्प्रिंग एमजी से, आया ना। तो अगर आप एक स्प्रिंग लगा के कैसे भी बना दें, आप बोलो यार अब क्या टाइम पीरियड होगा, अभी टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट m बाई k, क्योंकि ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता, आया ना, समझ में आ रही है मेरी बात? या कांस्टेंट फोर्स अगर लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड में, किसमें स्प्रिंग मास सिस्टम, किसमें स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको स्प्रिंग मास सिस्टम बोलते हैं। अभी पर देखो, अगर मान लो आपके पास 2 स्प्रिंग्स है, अब इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, ये मान लो मेन पोजीशन है, तो अगर आप इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर दो, एक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस, तो ये स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगी नेगेटिव, ये इधर लगाएगी यार, इधर खींचेगी ना, ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी ये वाली, अरे यार उसी डायरेक्शन ये एक्सटेंड हो गई होगी और ये कंप्रेस हो गई होगी, ये स्प्रिंग किधर लगा दी, सर पहले वाले की डायरेक्शन में। तो यहाँ पहुंच नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है, आया ना, मैंने ये कहा था कि फोर्स शुड बी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, आ गया, दोनों साइड को m से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम के साथ कंपेयर कर दो, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बोलो यार, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा सर ऊपर माइनस पे आएगा ना,
चलो माइनस का साइन लगा लो यार, कम टेंशन। रीस्टोरिंग फोर्स पता ही है तुम्हें। हाँ है ना, तो आ गया, ये भी बढ़िया है। हाँ है ना, 5 फोर्स 6 फोर्स 10 फोर्स कैसे भी लगते रहे, टाइम पीरियड निकालना एकदम आसान। मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करो, रीस्टोरिंग फोर्स निकालो, सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर। लिख लिया? यस सर। जल्दी करो जल्दी, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आज कैसे जाए, डायरेक्शन ऑफ का आज तो 300 के आसपास सर, क्यों डर नहीं लगा, सही है पेपर नहीं होगा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। पहले बात ऐसे ऑफलाइन पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या ऑनलाइन? ऑफलाइन नहीं आता क्या? क्या ऑफलाइन में बोल रहा है क्या? ऑफलाइन में पढ़ने में ज्यादा ऑफलाइन ऑफलाइन में क्या मेरे को ऐसा आसानी से समझ में आया है ना, एफर्ट थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है, रियली में एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसके अंदर। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये स्प्रिंग K1 है, ये स्प्रिंग K2 है, ये M मास है, ये मान लो मेन पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मान लो इसको यहाँ से मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो है x, तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुई होगी, कुछ ये हुई होगी, क्या ये दोनों बराबर बराबर एक्सटेंड हुई है क्या? नहीं, आगे वाली चालू हुई, तो क्या बताते, वो तो K1 K2 पे डिपेंड करता है। इसका एक्सटेंशन मान लो x1 हुआ, इसका एक्सटेंशन मान लो x2 हुआ, आया ना? इस पॉइंट पे इस स्प्रिंग में ये स्प्रिंग भी कुछ एक्सटेंड हुई होगी, ये स्प्रिंग भी कुछ एक्सटेंड हुई होगी, तो ये कुछ आगे गया होगा, तो ये x इसके टर्म्स में कितना आगे गया होगा यार, ये कुछ 2 मीटर से एक्सटेंड हुई है, 3 से हुई, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी 5, तो x किसके बराबर आ गया, x1 + x2, बताओ क्या फाइट है इसमें, ये बताओ। इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा, इसमें कुछ हुआ होगा, तो उतना ये आगे गया होगा, ये एंड तो फिक्स्ड ही है, अभी भी नहीं आई बात समझ पक्का? तुम्हें तुम्हारी का समझ में नहीं आया, ठीक है? अब देखो ये स्प्रिंग इस पॉइंट पे, इस स्प्रिंग पे किधर फोर्स लगा रही होगी, किधर लगा रही होगी, कितना, ये स्प्रिंग कितना लगाएगी K1, इसमें कितना एक्सटेंशन है, तो K1 x1 लगाएगी ना, क्या दिक्कत है इसको? ये स्प्रिंग इस स्प्रिंग पे इधर कितना फोर्स लगा रही होगी, ये बताओ क्या K1 x1 K2 x2 के बराबर होगा, होना ही पड़ेगा, ऑप्शन एक्शन की एक्शन पे है, इसने इस पे लगाया तो इसने इस पे लगाया, जैसे तू दीवार पे फोर्स लगाता है, दीवार तेरे पे फोर्स लगाती है, तो दोनों बराबर ही फोर्स लगाते, अभी भी नहीं है बात। हाँ है ना, ये तो बिल्कुल है, तुझे दीवार पे फोर्स, दीवार ने तुम पे लगाया, तुम बोलो दीवार तो ज्यादा ताकतवर है, कम ताकतवर है, तो दीवार ने तो ज्यादा फोर्स लगाया, ऐसे थोड़ी होता है, तुम जितना लगाओगे उतना ही क्या लगाएगी, दीवार लगाएगी, तो यहाँ पे तो मजबूरी है, ये और ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो क्या होना चाहिए, K1 x1 should be equal to K2 x2, क्यों, एक्शन रिएक्शन पेयर है, आया, सही बात है। ये स्प्रिंग इसके ऊपर इधर कितना फोर्स लगा रही है, चलो इस पे इधर कितना फोर्स लगा रहा है, h x डिस्प्लेसमेंट है भाई, फोर्स कितना लग रहा है, हाँ फोर्स,
कितना k1x plus k2x क्या हो गई, ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रही होगी, ये इस पे लगा रही है फोर्स, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगी, इसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, कैसे लगाएगी फोर्स, कांटेक्ट ही नहीं है। k1 का कहां पे कांटेक्ट है इनके साथ, इसके साथ तो कौन कांटेक्ट में है, तो k2 ही फोर्स लगाएंगे ना, तो k2 इस एंड पे जो फोर्स लगाएगी वही फोर्स इस एंड पे लगा रही होगी, आया ना, तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है वो किसके बराबर लग रहा होगा, k2 x2। भाई ये स्प्रिंग जितनी फोर्स लगाएगी, ये स्प्रिंग इस एंड पे जो फोर्स लगाएगी उतने फोर्स इस एंड पे लगाएगी यार, ऑब्वियस सी बात है, आया ना। इस पे इस एम मास पे तो ये स्प्रिंग अटैच है ना, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगा सकती है, ये स्प्रिंग तो इसके साथ अटैच ही नहीं है, तो कैसे फोर्स लगाएगी, नहीं है बात पक्का, ये जो कांटेक्ट में होगा वही फोर्स लगाएगी, नॉन कांटेक्ट फोर्स तो है ही, दो ही है पढ़े थे, एक तो कौन सा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाए, एक मैग्नेट दूसरे पे लगाए, ऐसा यहाँ पे सिस्टम है, या एक मास दूसरे मास पे लगाए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी नहीं है, ये तो कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, आया ना। तो ये वाली स्प्रिंग इसके फोर्स लगा रही है, तो ये वाली स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट भी नहीं है, तो कैसे फोर्स लगाएगी, अभी भी नहीं है बात। इसमें एक प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है वो एक्स के टर्म्स में नहीं है, मैंने तुम्हें लिखवाया है तीसरे पॉइंट में, चल देखो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके टर्म्स में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इसके टर्म्स में होना चाहिए, तो इस केस में आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर है, k2x2 के बराबर है, और k2x2 किसके बराबर है, k1x1 के बराबर है, हाँ या इतना समझ में आएगा। लेकिन अब मेरे को ये फोर्स किसकी टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में, और है किसकी टर्म्स में, x2 की टर्म्स में, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो लगा देते हैं, तो जुगाड़ क्या है, ये इक्वेशन लगा देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, x1 को क्या लिख सकता हूँ, f/k1 लिख सकता हूँ, x1 को f/k1 लिख सकता हूँ, तो x2 को क्या लिख सकता हूँ, इसमें से f कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, है कुछ लड़ाई कम होगी पहले से, क्यों, f इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स माइनस, अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स x के टर्म्स में आता है, ये तो मैं चाहता हूं, तो यहाँ पे फाइट खत्म नहीं होती है, मेरे को रीस्टोरिंग फोर्स किसके टर्म्स में चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के टर्म्स में चाहिए, आया ना, समझ में आ गई मेरी बात, जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो ये वाली बात तो मिटा ही देता हूँ, तो लिखी होगी, ठीक है। तो अब इसको m से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन, तो a किसके बराबर आ गया, माइनस k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू m, आया ना, इंटू x, मेरे साथ टाइम पीरियड आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे, आया ना, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया, 3 या 4 क्वेश्चन करवाए थे और जो स्टेप्स लिखवाए थे वो सारे समझा दी, आया, ये बताओ कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आ गया, आया, बस अभी जुगाड़ ही सीखना है टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करना है, सच बताओ आज जो पढ़ाया समझ में आया तुम्हें, यस सर, पक्का, बस इसी को रिपीट करते रहना, ठीक है, 4 लाइन शुरू करेंगे, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना,
उससे पहले रीडिंग ही करा सर 4 लेक्चर के बाद 4 लेक्चर के बाद मतलब कंप्लीट होगी कंप्लीट होने के बाद। ऐसा मत कर देना कि मैंने 3 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया और फिर तुम रीडिंग नहीं करो। तो बोले काम नहीं करा 4 के बाद चौथा लेक्चर तो आप लगाया ही नहीं इसका। ठीक है चलो बच्चों, ओके बाय बाय। Thank you, sir. ओके वेलकम।